नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन में। खबर राजधानी जयपुर से देख रहे हैं आप, जहां मदन राठौड़ ने राजस्थान भाजपा के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। शनिवार सुबह से वो जयपुर एयरपोर्ट से बाइक रैली के साथ प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पूजा पाठ के साथ उन्होंने चार्ज संभाला है। इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि वो ये धैर्यवान है। यदि धैर्यवान नहीं होते तो इतने दिन तक पार्टी का हाथ बटाने का काम नहीं करते, सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसमें कई लोग फेल भी हो चुके हैं। वसुंधरा ने कहा है कि राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है। हर व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ता है। जब व्यक्ति इस बारे में सोचता है तो तीन चीजें दिमाग में आती है: पद, कद और मद। पद और मद स्थायी नहीं है। यदि आप अच्छा काम करते हैं तो कद स्थायी बन जाता है। पद का यदि मद यानी अहंकार होता है तो वो कम हो जाता है। इसलिए मेरे लिए सबसे बड़ा पद जनता का प्यार है, जनता का विश्वास है। यदि ऐसा पद है जो उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर भीलवाड़ा से देख रहे हैं आप, जहां ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से खोए हुए 124 मोबाइल बरामद किए हैं। उन मोबाइलों को उनके मालिकों को लौटाया गया है। वहीं अगर हम बात करें, पुलिस ने 500 से अधिक मोबाइल नंबर के IMEI नंबर और CTR की जांच कर धोखाधड़ी के 2 मामले दर्ज किए हैं। SP रंजन दूषण ने बताया है कि 10 जुलाई से विशेष अभियान ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान गुम हुए और चोरी हुए मोबाइल को बरामद कर उनके मालिकों तक वापस पहुंचाया गया है। इन मोबाइलों के द्वारा धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए साइबर ठगी की वारदात को ट्रैक कर ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का टारगेट रखा गया है। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर जालोर से देख रहे हैं आप, जहां जिला मुख्यालय के क्षेत्रों में सुबह 5 बजे से बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते बिशनगढ़ मुख्य बाजार बस स्टैंड पर बारिश का पानी भरा हुआ है। बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत तो मिली है। किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बारिश से सड़कों और गलियारों में पानी बहने लग गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। जालोर से शंकरलाल चौधरी की रिपोर्ट। खबर पीलीबंगा से देख रहे हैं आप, जहां श्री केशर देव दरबार के संचालक बाबा चेतराम जी ने 2 गौशालाओं को 22 बोरी खल और हरे चारे के लिए 24,200 रुपए का सहयोग दिया है। श्री केशर देव दरबार के मुख्य संचालक बाबा चेतराम जी ने क्षेत्र की गौशालाओं को समय समय पर सहयोग राशि देकर निहाल किया है। श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति वार्ड नंबर 11 के अध्यक्ष सुरेश जिंदल ने 11 बोरी खल का सहयोग दिया है। वहीं श्री गौशाला सेवा समिति वार्ड नंबर 4 के अध्यक्ष संजय मांझू को 11 बोरी खल का सहयोग किया गया है। बाबा चेतराम जी ने हरे चारे के लिए 24,200 रुपए का सहयोग भी दिया है और ये सेवा निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने हर समाज सेवी को गौशालाओं में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। न्यूज 21 के संवाददाता निशांत सतराना ने श्री केसर देव दरबार के संचालक बाबा चेतराम जी के पुत्र कुलविंदर सिंह से बातचीत की। देखिए पीलीबंगा से निशांत सतराना की ये रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सतराना। अक्सर कहते हैं, जब एक दानदाता दान निस्वार्थ होकर करे तो भगवान की कहीं ना कहीं उनके हाथ जरूर पकड़ता है। जी हाँ, आज एक खास स्टोरी पे लेके आया हूँ, जिन्होंने अपने कह सकते हैं कि ऑल ओवर भारत की बात करें, ऑल ओवर इंडिया की बात करें, इतना बड़ा दान और इतना बड़ा निस्वार्थ भावना से अपना प्यार बरसाया है। भगवान ने कहीं उनके ऊपर कमी भी नहीं छोड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक आज ऐसे डेरे की जिन्होंने अपनी पूरी भावना लगा दी है गौ माता पे और पूरा कह सकते हैं कि पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साथ समाज सेवी के साथ साथ एक आर्थिक स्थिति से कमज़ोर जो बच्चियाँ हैं, उनकी शादी समारोह में संपूर्ण मैरिज करना, कहीं ना कहीं इससे पुण्य का काम मैं आज तक देख नहीं पाया कभी भी। जी हाँ, ऑल ओवर राजस्थान की हम लगातार आपको स्टोरियां दिखाते हैं, लगातार उनसे बातचीत भी करते हैं, लेकिन इतने बड़े दानदाता कभी नहीं देखे हमने, जो पूरे समर्पित होकर कहीं ना कहीं अपना जीवन कह सकते हैं कि गौ माता के हाथों में सौंप दिए हैं। उनके ही सुपुत्र आज हमारे साथ हैं कुलविंदर सिंह जी, जिनके द्वारा लगातार जो मॉनिटरिंग की जाती है, मैनेजमेंट एज डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं कुलविंदर सिंह जी, जो ये भी निस्वार्थ भावना से अपना
संपूर्ण जीवन बच्चियां और गौवंश के लिए सौंप चुके हैं। आज इनसे जानेंगे इस पूरे डेरे का किस प्रकार संचालन होता है, किस प्रकार इसकी स्थापना हुई, कब से ये इस लाइन में हैं, किस प्रकार भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया और लगातार ये किस तरीके से मॉनिटरिंग देख रेख कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुलविंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ 21 का केसर देव दरबार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल, केसर दरबार की बात करें कुलविंदर सिंह जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इसकी स्थापना लगभग कितने साल पहले हुई और कैसे ये संचालित हुआ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਸਾਥ ਛੱਡਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਰ 'ਚ ਹੱਥ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਗਊ ਸੇਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਗਰੀਬ ਕੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਖੇਲ ਕੂਦ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਸਤਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ SDM ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦਾ। कुलविंदर सिंह जी, अगर बात करें इस डेरे की, जो आपने डेरा बताया है, तो ये कब से मतलब संचालित है, कितने साल हो गए? लगभग 37 साल हो गए ਇਹਨੂੰ, ਲਗਭਗ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਈ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ ਅੱਜ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬਈ 26 27 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਵੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਈਡ ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸੀਗਾ। 2 ਭਰਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਕਰਦਾ। अभी बात मैं कुलविंदर सिंह साहब से जानना चाहूँगा, गौशाला एक एज मतलब एक इतना धर्म का काम, पुण्य का काम माना जाता है। सबसे पहले प्राथमिकता आप किस तरीके से देते हो? गौ माता से किस प्रकार पर्चा हुआ और किस प्रकार मतलब आपको गौशाला से लगाव हुआ? आपने भगवान देखा गौशाला में कहीं ना कहीं, तो क्या लगता था, किस तरीके की स्थितियाँ थी जब गौवंश को आपने ये तान लिया कि अपने गौवंश के निस्वार्थ होकर सेवा करनी है? ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਿਕ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਬਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵਜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੰਮ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਜਾਗੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਬਾਹਲੀਆਂ ਤਾਂ 41 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 43 45 ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲ ਹੋ ਗਈ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ, ਤੂੜੀ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ 3 ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚਾਰੀ ਭੁੱਖੀ, ਗਊਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ 3 ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂਗਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਤੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ MP, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾ ਸਰਜੀਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਿਹਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਪਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੰਮ ਆਪਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਈ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟਿਕਦਾ, ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। अगर बात करें जिस प्रकार आपके मतलब जो सेवादार आते हैं उनकी सुखने पूरी होती है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो उसके बाद में मतलब आपके द्वारा 1 रुपया नहीं लिया जाता? नहीं, 1 रुपया नहीं लिता ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣ ਦੇ 1 ਬੋਰੀ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਬਈ 1 ਬੋਰੀ ਖਲ ਦੀ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ 1 ਬੋਰੀ ਚੜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਦੇ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਐ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਤਰਫੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ। देख सकते हैं आप, एक बड़ी बात है, क्योंकि जब एक डेरे में किसी का मनोकामना पूर्ण होना, उसके बाद में पैसे ना लेकर कहीं ना कहीं गौशाला के लिए एक योगदान करना, ये बड़ी बात है अपने आप में और पुण्य का काम है। क्योंकि जब एक इंसान, जब किसी इंसान को अपने कह सकते हैं कि एक गौ में भगवान देखा जाता है, तो उसके बाद में वो जो
जो अपने कह सकते हैं कि एक धरातल की स्टोरी है, वो सीन ही चेंज हो जाता है और स्टोरी का अंत क्या होता है वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और तमाम लोगों से हमारी अपील रहेगी कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा गौवंश के लिए अपना जीवन समर्पित करें, ताकि जो आज बेजुबान कह सकते हैं गौवंश है, जो मार्गों पे देखते हैं लगातार अत्याचार होते देखते हैं, वो अत्याचार बंद हो जाए। जी हाँ कुलविंदर जी, एक बात और भी जानना चाहूँगा आपसे मैं। जिस प्रकार बाबा जी ने आपने एक बात बताई कि हमने जैसे आर्थिक स्थिति में डाउन बच्चियाँ हैं उनके लिए भी हम योगदान करते हैं, तो कई अब अत्याचार बंद हो जाए। जी हाँ कुलविंदर जी, एक बात और भी जानना चाहूँगा आपसे मैं। जिस प्रकार बाबा जी ने आपने एक बात बताई कि हमने जैसे आर्थिक स्थिति में डाउन बच्चियाँ हैं उनके लिए भी हम योगदान करते हैं, तो कई अब जैसे मान लो आपने लगभग 33 लड़कियों की लगभग शादी करवा दी अब तक, तो उसमें जैसे बाबा जी आपके पास कुलविंदर जी कार्ड लेके कोई आता है मैरिज का, जैसे मान लो कोई फैमिली आ गई आपके पास, आर्थिक स्थिति कम है, जिसकी नाजुक है या मान कह सकते हैं कि किसी प्रकार की कठिन परिस्थिति है उनके घर में, तो आपको वेरीफाई कैसे होता है कि ये फ्रॉड ना हो? देखो जी, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਡੋਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਬੇ ਜੀ ਦਾ ਮੂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ ਮੁੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪੱਠਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਵੀ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਪਦੇ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਖੋ ਵਾਲੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੀਲੀ ਵੰਗਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਖਾਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 3 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਲ ਚਾਰਾ ਕੁਛ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤਰਫੋਂ ਗੋਲੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਊਵੰਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਬਣਨੀ ਆ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं ਜਿਵੇਂ ਖੇਲ ਕੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਖੇਲ ਕੂਦ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵਜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਈ ਐਂ ਕਰਦੇ ਵਾ, ਜਿਵਜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। बड़ी बात है, क्योंकि जो शारीरिक अपने कह सकते हैं कि बच्चों के लिए खेल कूद की व्यवस्था होती है, चाहे खेल कूद में किसी प्रकार का इंटरेस्ट, उनके लिए भी बाबा जी हर बार तत्पर तैयार रहते हैं। कुलविंदर जी, एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार इतना योगदान होना कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। मालिक की आप पे कृपा हुई, आप इस योग्य हुए, आज परम परमात्मा भी आपकी पूरी कृपा है, तो तमाम लोगों से मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आज हमने विजिट की है कई गौशाला के नाम पे भी कहीं ना कहीं धंधे चल रहे हैं, आप खुद विजिट नहीं करते हो, तो आपको मतलब कितना आत्मविश्वास रहता है कि ये अपना संपूर्ण जो दान है ये पूर्ण रूप से लगाया जा रहा है? ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂਗਾ ਬਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਲਾ ਕਰੋ, ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਨਾ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਤਰਫ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बाबा जी के सुपुत्र कुलविंदर सिंह जी, जिन्होंने विस्तार रूप से जानकारी दी। अभी आपको मिलाएंगे जो मुख्य अपने कह सकते हैं कि मुख्य संचालक हैं इस पूरे मैनेजमेंट के, उनसे भी आपको रूबरू करवाने वाले हैं। मैं आपको एक अपील करूँगा, मेरे एक जहन में एक बात आई है अभी कि जिस प्रकार एक अपने कह सकते हैं कि सबसे प्रथम अपनी माँ को मानते हैं, उसी तरीके से दूसरा दर्जा है जो गौवंश को दिया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि जब एक बेजुबान गौवंश का अत्याचार होता है तो ये देख सकते हैं कि अपनी माँ का अत्याचार हो रहा है। तो तमाम लोगों से आपसे अपील करूँगा कि आप भी जितना योगदान होता है 100 में से 20% अपना योगदान जरूर करें। तब तक आप जुड़े रहें न्यू 20। खबर धौलपुर से देख रहे हैं आप, जहां जिले के सेपोंग तहसील के गांव बसई मुरली निवासी कुछ महिला और पुरुष ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन दिया है, जिसमें सिवाय चक भूमि में से रास्ता निकालने की मांग रखी गई है।
कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि हमारा रास्ता करीबन 100 वर्ष पुराना था, जो वर्तमान में बंद कर दिया गया है, जिसके कारण हमारे पशु पानी नहीं पी पा रहे हैं और चारा खाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, जिससे हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। स्थिति यह है कि शमशान घाट के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में जिला कलेक्टर से सिवाय चक जमीन से रास्ता निकलवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में रामवीर, रामपति, नगीना, मंजू, हरिओम, क्षेत्रम आदि लोग शामिल है। धौलपुर से राकेश कुमार कोसामी की रिपोर्ट। मेरा नाम अशोक है, गांव बसई मुंडी है, तहसील सैदपुर है। हमारा हम रास्ता 100 साल पुराना रास्ता बंद कर दिया है, माँ करेंगे ठाकुर ने गोदन ने, और कहीं पर हमारे लिए गांव बसई मुंडी के जाटमरी को निकलने को रास्ता नहीं है और बंद कर दिया है हमारा। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद अब अलवर जिले की कोचिंग संस्थाओं पर भी प्रशासन द्वारा सख्ती शुरू कर दी गई है। अलवर यूआईटी और नगर निगम में शहर में 29 कोचिंग संस्थाओं और 11 लाइब्रेरी की जांच की गई है। विद्यार्थियों को पास करने की गारंटी देने वाले शहर के अधिकांश कोचिंग संस्था लाइब्रेरी सुरक्षा मानकों में फेल हो चुके हैं। इन संस्थाओं में किसी भी हादसे से बचने के पुख्ता इंतजाम नहीं है। पार्किंग के लिए बनाए बेसमेंट एरिया को क्लासरूम, लाइब्रेरी, डाउट क्लास और ऑफिस के रूम में डेवलप कर दिया गया है। ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता है तो बच्चों का यहाँ से निकलना आसान नहीं हो सकता। इसमें एक भी संस्था सुरक्षा मापदंडों पर खड़ा नहीं उतर रही है। वहीं अगर हम बात करें संस्थाओं के पास भवन निर्माण स्वीकृति ही नहीं है। 25 के पास बेसमेंट भवन विनियम 2020 के अनुसार स्वीकृति, 28 के पास लीज डीड, 37 के पास भवन निर्माण स्वीकृति, 34 के पास वेंटिलेशन और जल निकासी की सही इंतजाम नहीं पाए गए हैं। इसी को देखते हुए नगर निगम ने 10 कोचिंग संस्थाओं को नोटिस जारी कर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। राजस्व अधिकारी ने बताया है कि आधार इंस्टीट्यूट, भरत कोचिंग, गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट, रेस कोचिंग, एलन करियर इंस्टीट्यूट, IIT क्लासेस, CLC आदि को नोटिस दिया गया है। यूआईटी सचिव ढाई गुंडे स्नेहल नाना ने बताया है कि इन संस्थाओं पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब ये सवाल उठता है कि काफी सालों से चलने वाली संस्थाएं जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तभी सरकार के कानों पर जू रेंगती है और कार्रवाई करने पर मजबूर होती है। इससे साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं निगम और यूआईटी के अधिकारियों की भ्रष्टाचार और मिलीभगत नजर आ रही है। तभी तो आनन फानन में केवल कागजी खाना पूर्ति के लिए यूआईटी ने सुरक्षा मानकों में फेल बताकर मत्स्य IS अकादमी को सील कर दिया है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। इसमें 2 तरीके से काम होता है। एक तो जैसे भी हमारे पास कोई भी लिखित या मौखिक शिकायत प्राप्त होती है कि ऐसे कोई बिना परमिशन के कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चाहे वो बेसमेंट हो या बिल्डिंग हो, तो तुरंत हमारा जो JN है वो रिपोर्ट करते एंड एनक्रोचमेंट रिमूवल वाली टीम है वो जाके वहां पे कार्रवाई करती है। क्योंकि इससे पहले तो सुमोटो ऐसे करते ही है, JNs भी उनके जब भी मौका विजिट या फील्ड निरीक्षण होते हैं तब ये रिपोर्टिंग होती है। एंड इसके अलावा अभी जो ये दिल्ली पे घटना हुई है उसके बाद हमने खुद से सभी JNs द्वारा फील्ड में विजिट करने के लिए बोला है एंड हम ऐसी लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि जिसमें कौन से ऐसे बिल्डिंग्स हैं कि जो बेसमेंट बिना परमिशन के चला रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने तो जो कमर्शियल स्पेसेस है जैसे कि कोचिंग सेंटर्स वगैरह, इनको अब हम पहले फेज में ले रहे हैं एंड इसके अलावा रूटीन में तो कार्रवाई चलती ही है। इसका कल हमने सर्वे करवा के लगभग 15 कोचिंग सेंटर चिन्हित किए जिनमें बेसमेंट चल रहे हैं और बेसमेंट में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। उन सभी को मौके पे जाके टीम बना के हमने अभी बेसमेंट में बच्चों को नहीं पढ़ाने तो निर्देश दे दिए और ये जो मौसमी सीजन रहेगा जब तक वो बेसमेंट को बंद रखेंगे उसके निर्देश देंगे। 15 कोचिंग सेंटर लगभग हमने चिन्हित किए जिनमें से सभी को नोटिस जारी कर दिया है और डॉक्यूमेंट्स इनसे मंगवाए परमिशन के और फायर सेफ्टी के। देखिए, जैसे जो दिल्ली की घटना को देखते हुए जिस तरीके से वहाँ पे जो हादसा हुआ है तो ध्यान में रखते हुए नगर निगम की तरफ से टीम नियुक्त की गई थी। इससे पहले भी हम कोचिंगों की चेकिंग कर रहे थे, कुछ को नोटिस पहले भी दिए गए हैं और कल भी 7-8 कोचिंगों को नोटिस दिए हैं जिनमें बेसमेंट भी उनका चेक किया गया है, फायर इंस्टॉलेशन प्रॉपर है कि नहीं है वो भी उनका देखा गया है। कुछ में ठीक मिला, कुछ में अनियमितताएं मिली है
जिनको हमने मौके पे ही नोटिस देके और उनको बता दिया कि आप इतने दिन में जो भी है वो हमारे सामने प्रस्तुत करें, आपके सामने जो भी कागजात है, और उनको आगे के लिए चेतावनी दे दी है कि अगर आप इसमें ठीक तरीके से नियम के हिसाब से काम नहीं करते तो आपके खिलाफ कार्रवाई अमल में। देखो, जो भी प्रशासन कदम उठा रहा है बहुत सराहनीय कदम है। बच्चों की सेफ्टी और प्रायोरिटी हम लोग बहुत अच्छे समझते हैं। मेरी खुद की बेटी भी मेरे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रही है, जो भी 11वीं क्लास में है। बच्चा भी यहीं से पास आउट हुआ है, IIT खड़गपुर में पढ़ रहा है अभी। तो हम लोग बहुत अवेयर हैं बच्चों की सेफ्टी को लेकर। हमारे किसी भी कैंपस में कोई भी बेसमेंट में क्लासेज नहीं लगती हैं, आप लोग इसको लाइव चेक कर सकते हो। हमारे उसमें ऑफिस बना हुआ है, एक में हमारा गोडाउन, जिसमें हम अपना स्टडी मटेरियल, पूरा टी-शर्ट, यूनिफॉर्म वगैरह रखे जाते हैं। बहुत स्पेशियस क्लासरूम में, सब में फायर फिटिंग आप चेक कर सकते हो। बट वो एक गवर्नमेंट की तरफ से सभी को एक नोटिस देना था कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं, उसको हम लोग आज वेरीफाई करा देंगे। जिस तरह चर्चाएं चल रही हैं, जब फायर के इक्विपमेंट नहीं है और जो एग्जिट नहीं है, जो एक ही स्टेयर्स है, उस तरह क्या मांग? आप देखो, अगर आप देख सकते हो यही विंडो से आपको हमारी सेकंड एग्जिट दिख जाएगी, आपको जो फायर एग्जिट बनी हुई है प्रॉपरली। आप फायर अलार्म भी ऊपर चेक कर सकते हो, सारे क्लासरूम में आप चेक कर सकते हो। हमारी बिल्कुल न्यू नॉर्म्स के हिसाब से बिल्डिंग बनी हुई है। इतना बड़ा ग्रुप है, वो सारी चीजें पहले से ही जानता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों की सेफ्टी अगर नहीं होगी तो कोई इंस्टीट्यूट आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप की यही है कि बच्चे फर्स्ट है यहाँ पर। सर, नोटिस 24 आवर्स का अल्टीमेटम दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे भी ऑफिस खुल गए तो हमारी जो टीम है, जो लीगल टीम है, वहाँ पूरा वेरीफाई करा के आएगी। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड है। खबर कुचामन सिटी से देख रहे हैं आप, जहां स्टेशन रोड पर SBI बैंक के पास चाय की थड़ी पर बैठे एक युवक के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया है। पुलिस ने पीड़ित को मेडिकल करवाने के बाद मारपीट और चेन लूटने का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि इकबाल उर्फ भानु भाट और आरोपियों के बीच पुरानी किसी मामले में रंजिश चल रही थी, जिसको लेकर आरोपी ने उस पर हमला कर दिया है। अब पुलिस जांच के बाद मामले का खुलासा कर पाएगी। कुचामन सिटी से हर्षद अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर करौली से देख रहे हैं आप, जहां सरपंच संघ ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सिरमोहर गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में करीबन 1-2 वर्ष से पत्रावली का समायोजन नहीं किया गया है तथा कुछ कर्मचारी मनमानी में तानाशाही कर रहे हैं। मनरेगा में कराए गए कार्य का पैसा समय पर नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरपंच संघ द्वारा समय समय पर समायोजन की मांग की गई है, लेकिन सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संघ में ज्ञापन देते हुए कहा गया है कि 7 दिवस के अंदर समायोजन नहीं किया गया तो आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। इस दौरान सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सिरमोहर गुर्जर, सरपंच प्रियंका शर्मा सहित सभी सरपंच मौजूद रहे। करौली से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। हमारी यही मांग है कि हमारी तो नरेगा सैंक्शन नहीं हो रही है और 60-40 के रेशो में होनी चाहिए। और दूसरी समस्या हमारी ये है कि हमारा समायोजन नहीं हो रहा है और ना ही हमारा बजट आ रहा है। अभी थोड़े से आप लेट हो गए, हमारे सरपंच संघ के सभी साथी थे, अभी चले गए। और जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक हम सरकार का कोई काम नहीं। खबर अनूपगढ़ के नई मंडी घरसाना से देख रहे हैं आप, जहां श्री राम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 4 छात्राओं का इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में चयन हुआ है। विद्यालय MD परविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा, 12वीं विज्ञान वर्ग की 4 छात्राओं का 2024 के घोषित बोर्ड परीक्षा परिणाम में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के अंतर्गत चयन हुआ है। चारों छात्राओं अनमोल कौर, नंदिनी सुथार, लक्ष्मी, मनप्रीत कौर को स्कूल मैनेजमेंट ने बधाई दी है। इस पुरस्कार के अंतर्गत अपनी श्रेणी में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए तथा स्कूटी जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रदान किए जाएंगे। संस्था प्रबंधक परविंदर सिंह ने बताया कि इससे पहले 8वीं, 10वीं तथा 12वीं क्लास में अनेक छात्राओं का चयन इस पुरस्कार के अंतर्गत हो चुका है। घड़साना से निशान सतराना की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से देख रहे हैं आप, जहां गागरोन की काली सिंधी नदी में गुरुवार को बहे 3 बाइक सवारों में से 2 लोगों के शव को गोताखोरों ने बाहर निकाल लिया है। गौरतलब है कि गुरुवार को गागरोन के समीप काली सिंधी नदी के पुलिया को पार करते समय बाइक सवार पति पत्नी और तीसरा व्यक्ति पानी में तेज बहाव के होने से बह गए थे। मामले पर झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने फौरन सिविल डिफेंस को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया है कि कल से ही सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ सहित स्थानीय गोताखोर नदी में सर्चिंग अभियान चलाकर तीनों की तलाशी कर रहे थे, लेकिन आज शनिवार को सुबह गोताखोरों को सफलता मिल गई। मंडावर थाना अधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया है कि पुलिस टीम ने दोनों शव कब्जे में ले लिए हैं। पोस्टमार्टम के लिए शव परिजनों को सुपुर्द किए जाएंगे। वहीं तीसरे शव की तलाश अभी भी जारी है। झालावाड़ से नवीन राजवाल की रिपोर्ट। देखिए, ये कल शाम की घटना है। प्रशासन को 4-4:15 बजे के आसपास जानकारी मिली थी। इमीडिएटली हमारी जो एसडीआरएफ की जो टीम है और हमारे जो एसडीएम और जो लोग हैं वो मौके पे पहुंच गए थे। पता चला कि कोई 12 के रहने वाले पति पत्नी थे, वो गागरोन शरीफ में ज़ियारत करके वापस लौट रहे थे। जाते समय भी पानी का बहाव था, तब भी उन्होंने रिस्क लेकर के पुलिया पार की और वापस लौट करके वापस मना करने के बावजूद भी वो पार करना चाह रहे थे। तो एक स्थानीय जो सारोला के पास का एक लड़का है मनीष गुजर, वो कहे मैं आपको पार करा दूंगा। और वो तीनों जब बाइक पे आ रहे थे तो बहाव भी कोई विशेष बहाव नहीं था, लेकिन साइड में चूँकि उसका कहीं स्लिप था और कहीं काई वाई जमी हुई थी, उससे वो स्लिप होके और वो गिर गए। गिरने के बाद में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू करी। चूँकि इस जगह जहाँ पर ये दुर्घटना घटित हुई है वहाँ अंदर बहुत बड़े बड़े पत्थर के स्टोन हैं, गहराई है और लगातार फ्लो है। इस कारण से एसडीआरएफ की टीम से चर्चा करने में पता चला कि वो ऐसी जगह गोताखोरों को नहीं उतार सकते बहाव के अंदर। लेकिन फिर भी जो हमारी टीम ने कोशिश की और कोशिश करने के बाद में उस मोटरसाइकिल को तो वहीं पे ढूंढ निकाला। उसके बाद में जो बैग जो था, एक बैग जो लेके पति पत्नी आए थे, उस बैग को भी रिकवर किया, हेलमेट को भी रिकवर किया। और एसडीआरएफ के जो हमारे विशेषज्ञ उनसे जो बात हुई, और जो एक व्यक्ति इन तीनों को बचाने के लिए कूदा था, एक व्यक्ति कूदा था जब ये तीनों डूब रहे थे इनको बचाने के लिए, लेकिन इन तीनों ने मिलकर उसको पकड़ लिया तो वो बड़ी मुश्किल से जान बचा के बाहर निकला। उस व्यक्ति को साथ लेकर भी हमने एसडीआरएफ से पूरे इलाके की सर्च कराई है, जो भी इलाका है। क्योंकि उनके घर वाले वहाँ मौके पे खड़े हैं, उनको लगता है कि उन्होंने इस तरफ सर्च नहीं किया, उस तरफ सर्च नहीं किया, तो उस इलाके में भी हमने सर्च करवाई है। लेकिन चूँकि ये जो जगह है, ये जगह बहुत ही इस तरह की जगह है जहाँ निरंतर पानी का फ्लो बना हुआ है। नंबर 2, आगे की तरफ बहुत ज़्यादा गहराई है, 200-200 फीट गहरा पानी है और इसमें चट्टान, पत्थर और ऐसी जो संरचना है, उनके चलते गोताखोरों को यहाँ पे उतारना बहुत रिस्क टेकिंग फैक्टर है। लेकिन हमारी उम्मीद है कि हम आज शाम तक इनको ढूंढ लेंगे और उनके घर वालों को भी हमने बैठा रखा है, उनसे भी हमने बात कर रखी है। और जो भी सहायता होगी, जैसे डेड बॉडी प्राप्त होगी तो उनके परिवारजनों को भी हम मदद करेंगे और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह करा करके उसकी सपुर्दगी करेंगे या जो भी आगे जो प्रक्रिया रहेगी करेंगे। मैं पुलिस अधीक्षक झालावाड़ के सभी निवासियों से ये अपील करती हूँ कि मानसून में बारिश जिस तरीके से लगातार हो रही है तो काफ़ी स्थानों पर पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। कई पुलिया हमारी पानी के अंदर डूब चुकी है। वहाँ पर लोग अपनी जान जोखिम में डाल के उन्हें पार करने की कोशिश ना करें। और उसी के साथ साथ ऐसे निचले इलाके जहाँ पर पानी हमेशा भरता आया है, जब भी बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ के लोग सजगता रखें, उनके आसपास किस तरीके से पानी का स्तर बढ़ रहा है और प्रशासन के द्वारा जो स्थान पूर्व में ही चिन्हित किए जा चुके हैं वहाँ पर समय रहते ही शिफ्ट हो जाए। उसी के साथ कोई अंडरपास या फिर जो पुलियाओं के नीचे रास्ता है उस पर पानी भरने के बाद उन्हें आप उपयोग में ना लें और विशेषकर ऐसे स्थानों पर 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल आप लोग नहीं करें। बिजली के खंभे या बिजली की लाइन जिस एरिया से जा रही है उन एरिया से थोड़ा बचिए और अपने घर के अंदर भी अगर आपके जो बिजली के उपकरण हैं उनको जब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उनको अनप्लग करके रखिए। इस समय में जो मौसमी बीमारियां हैं वे भी बहुत ज़्यादा होती है, उसके प्रति भी आप सभी लोग सचेत रहे और ऐसी बीमारियों से बचें। जिला पुलिस ने एक फ्लड कंट्रोल रूम भी बनाया है, उसके नंबर सभी जगह सूचित हम लोगों ने किया है। आपको जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन लगे तो उस फ्लड कंट्रोल रूम पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद। तो अभी के हमारे विशेष बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की ताजा तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।